व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज दिवेश गुप्ता। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 10 के कंपैरिजन में थोड़ा सा सर टफ है। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखने जाए तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आप लोगों को टफ देखने को मिले थे, बट क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ी सी और एडजस्टमेंट आप लोगों को टफ देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे के पूरे लेक्चर में। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के पास सर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, एक नोटबुक साथ में रखो, और कैल्सी, सर कैल्सी के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में होनी चाहिए। क्लियर? अब सर हम लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा एडजस्टमेंट पे पहुंचते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोगों ने सम्स किए हैं उन सब में एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि सर पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस की सारी चीजों को क्या करेंगे, एक जगह पे एडजस्ट करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर एडजस्टमेंट नंबर 1। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 है क्या? सर एडजस्टमेंट नंबर 1 है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, और हम लोगों ने अब तक के सारे सम में क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट की है। तो आई होप सो कि आप लोगों को एक क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट अब जो है वो दिमाग में सेट हो गई होगी कि सर क्लोजिंग स्टॉक है, एडजस्टमेंट में है, दो इफेक्ट आएगी। कहां पे? एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक आप लोगों के बैलेंस शीट में। सर अगर क्लोजिंग स्टॉक है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगी। कहां पे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। समझ में आ रहा है ना? बट यहां पे आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की कुछ ना कुछ वैल्यूज के बारे में भी कहा है, क्लोजिंग स्टॉक की कुछ ना कुछ वैल्यूज के बारे में भी कहा है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। सर कहा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ₹12,600, आउट ऑफ विच closing stock of rupees 12,600, out of which goods worth of rupees 4,600 require repairing of rupees 600 and a remaining stocks market value is 20% less। चलो सर ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम लोग क्या करेंगे, सीधा हमारे वर्किंग नोट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट 1, इसको भी पोलियो हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मोटा कर देते। वर्किंग नोट 1 किसके रिगार्डिंग है ये? तो सर आपके क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग। अब सर क्लोजिंग स्टॉक में कहा क्या है? तो सर क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा कहा है कि आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 12,600 रुपीज। कितनी है? 12,600 रुपीज। अब सर ये 12,600 रुपीज में से मैं इसके दो पार्ट्स बना लूंगा। पहले पार्ट की वैल्यू क्या रखेंगे? 4,600, और रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बट ऑब्वियसली 8,000 रुपीज। क्लियर? अब सर ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 600 रुपए का रिपेयरिंग एक्सपेंस रिक्वायर, तो इस रिपेयरिंग एक्सपेंस को मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4,000 रुपए। और ये जो 8,000 का स्टॉक है उसकी मार्केट वैल्यू 20% लेस है, तो सर 8,000 में से 20% को अगर मैं माइनस करूं तो कितनी वैल्यू आएगी? 6,400। एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 8,000 माइनस 20%, यस 6,400। अब सर ये देखो, ये है आपकी बुक वैल्यू और ये है आपकी मार्केट वैल्यू। ये है आपकी बुक वैल्यू और ये है आपकी मार्केट वैल्यू। दोनों में से हमें कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करना है? विच एवर इज लोअर। कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करना है? विच एवर इज लोअर। अब सर इन दोनों में से लोअर कौन सी है? तो ये रही। इन दोनों में से लोअर कौन सी है? तो ये रही। सर इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,400 रुपए। तो सर ये आपकी हो गई किसकी वैल्यू? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई ये? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। समझ में आई बात? क्लियर? अब सर ये क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट हम लोग कर देंगे। तो सर क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट कहां पे करेंगे? तो पहले करेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहां पे जाकर मैं लिख देता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू कितनी आई है? तो सर 10,400 रुपीज। उसकी वैल्यू कितनी है? 10,400 रुपीज। अब सर इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे हम लोग करेंगे? तो सर सेकंड इफेक्ट करेंगे हम लोग इसकी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम लोग जाएंगे असेट साइड में, और असेट साइड में जाके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू कितनी है? तो सर 10,400 रुपए। आई बात समझ में? इजी था ना सर? ये तो हम लोगों ने बहुत सारे सम्स में ऑलरेडी करके रखा है। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब सर उसके बाद की अगर बात करें तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। सर सबसे इजी क्या है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। आपने 6,000 रुपए का, कितने का है? नहीं 4,400 का, आई एम सॉरी, 4,400 का सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अगर रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सेल्स में प्लस कर देंगे। अगर सर सेल्स में प्लस होगा तो सेल्स का भाईबंद कौन सा है? डेटर्स। तो डेटर्स में भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर सेल्स प्लस होगा तो डेटर्स क्या कहेगा? मैं थोड़ी ना नीचे रहूंगा, मैं भी क्या हो जाऊंगा? प्लस हो जाऊंगा। तो चलो हम लोग इसकी इफेक्ट कर देते हैं। तो सर यहाँ पे अब ऑलरेडी बैलेंस शीट ओपन है तो पहले बैलेंस शीट में इफेक्ट कर ले। तो सर यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे डेटर्स
अब देखो आपको डेटर्स की वैल्यू क्या देके रखी है, डेटर्स कहां देके रखे हैं, डेटर्स 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 आप लोगों को देके रखे हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 29,600 रुपीज। कितना देके रखा है, 29,600 रुपीज प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 4,400 रुपए। समझ में आ रहा है? अब सेल्स में भी जाके प्लस कर दे, सेल्स में भी जाके प्लस कर दे, तो सर यहां पे जाके हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स। अब देखो सेल्स की वैल्यू कितनी देके आपको रखी है, तो सर सेल्स की वैल्यू आप लोगों को देके रखी है 1,30,000 रुपीज। कितनी है, 1,30,000। अब इसमें हम लोग प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 4,400 रुपए। क्लियर? अभी हम लोग आउटर वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ रिटर्न होगा, ऐसा कुछ होगा तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब उसके बाद क्या है, तो सर उसके बाद की एडजस्टमेंट है आपकी एक्सपेंस इंकर फॉर द एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग। सर अब ये वाली एडजस्टमेंट नहीं है, ये वाली एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छी है सर। तो देखो देखते हैं एक बार क्या लिखा है, expense incurred for the advertisement campaigning on 1/10/2024 is transferred to advertisement suspense account and this expense is to be written off in a 5 years। अब सर पहली बात तो ये समझते हैं एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग है, उसके बाद रिटर्न ऑफ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, क्या नहीं, दिमाग हिल रहा है सर हमारा। तो चलो एक सिंपल सी भाषा में आप लोगों को बता देता हूँ। सर एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग का खर्चा क्या होता है, तो सर कभी कभार हम लोग देखते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट किया जाता है कंपनी के अंदर कि कंपनी की एडवर्टीजमेंट करे। अब सर कंपनी की अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि वहां पे उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट उसको करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। अब जैसे कि मैं बात करूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अजय देवगन जी है, अजय देवगन जो है वो कौन सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, तो बोलो जुबा केसरी, दैट इज विमल के। अब सर अजय देवगन ने मतलब विमल के साथ साइन करके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, तो सर कोई 1 साल के लिए करके रखा है, आंसर इज व्हाट, नो। 2 साल, नो। वो उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 से 10 साल का। उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होता है, 5 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और सर अमाउंट भी लमसम दे दी जाती है, अमाउंट भी क्या कर दी जाती है, लमसम दे दी जाती है। अब मैं एक बार बात मतलब सोच के चल रहा हूं कि विमल कंपनी ने अजय देवगन को तकरीबन 10 करोड़ रुपए देके रखे हैं 10 साल के ब्रांड एम्बेसडर के, कि भाई विमल कंपनी ने अजय सर को ऐसा कहा कि सर आप हमारी कंपनी की एडवर्टीजमेंट करोगे और उसके लिए हम आपको 10 करोड़ रुपए देने वाले हैं। अच्छा ये 10 करोड़ काफी कम अमाउंट है, बट एक बार एग्जांपल ले तो चलेगा ना। तो सर विमल कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में एडवर्टीजमेंट का 10 करोड़ का खर्चा दिखेगा, बट सर क्या ये 10 करोड़ का खर्चा 1 साल का है क्या, क्या ये 10 करोड़ का खर्चा 1 साल का है क्या, तो आंसर इज व्हाट, नो। कितने साल का खर्चा है, 10 साल का खर्चा। क्यों 10 साल का खर्चा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर 10 साल तक अजय सर जो है वो विमल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, जो भी एडवर्टीजमेंट होगी वो अजय सर को क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो अब विमल कंपनी क्या सोचेगी कि सर ये जो 10 करोड़ का खर्चा है ना वो 1 साल का नहीं है, कितने साल का है, 10 साल का है। तो सर विमल कंपनी क्या 10 करोड़ रुपए एक ही साल में डाल देगी क्या, अगर डालेगी तो टैक्स एविएशन होगा कि नहीं होगा, टैक्स की चोरी होगी कि नहीं होगी, और हम लोग सर टैक्स की चोरी करने के लिए नहीं बैठे। तो अब सर सिंपल सा हम लोग दिमाग लगाएंगे, 10 साल का खर्चा है 10 करोड़, तो 1 साल का खर्चा कितना होगा, तो आप लोगों को इतनी तो बेसिक मैथ्स आती है ना कि 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपको कितना अमाउंट आ जाएगा, 1 करोड़ रुपए। तो सर विमल कंपनी जो है वो अपनी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो बनाएगी उसमें 1 करोड़ रुपए एज एन एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग का खर्चा डाल देगी। अगर ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आती है तो ये चीज आप लोगों के लिए इजी हो गई, ये चीज आप लोगों के लिए क्या हो गई, इजी हो गई। फिर भी मैं एक बार आपको वर्किंग करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलो हम लोग पहुंच जाते हैं अपने वर्किंग पे, हम लोग पहुंच जाते हैं अपने वर्किंग पे। देखो वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नोट 2 and it is about the advertisement campaigning expense। अब सर पहली बात तो ये कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कब हुआ है, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1/4/2014 को। अब सर यहां से लेके यहां तक 31/3/2015 एक साल हो गया हमारा। अब ये जो एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग का जो खर्चा है वो कौन सी डेट को हुआ है, तो सर 1/10/2014 को हुआ है। एक बार देख लेता हूं मैं कौन सी डेट को हुआ है, यस 1/10/2014 को हुआ है। मतलब सर इस फाइनेंशियल ईयर में ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा हमें काम आया है सिर्फ और सिर्फ कितने महीने के लिए, तो सर 6 महीने के लिए। कितने मंथ्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। अब सर यहां पे हम लोग देखते हैं
आगे की वैल्यू मतलब आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में कहीं पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट देके रखा होगा, देखो ढूंढो कहां पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कहां है, मिल जा, क्यों नहीं मिल रहा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये रहा, इन्वेस्टमेंट इन राम रहीम कंपनी के नीचे देके रखा है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना देके रखा है, 4000 रुपए देके रखा है, कितना देके रखा है, 4000 रुपए, 4000 रुपए देके रखा है। अब यहाँ पे ध्यान दो सर, ये 4000 का जो खर्चा है वो कंपनी ने कितने साल के लिए करके रखा है, तो 5 साल के लिए करके रखा है, तो एक साल का खर्चा कितना होगा, 800 रुपए होगा। यहां पे मैं लिख दूं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फॉर 1 ईयर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फॉर 1 ईयर, मतलब एक साल का खर्चा कितना होगा, 800 रुपए का होगा। सर हमने तो सिर्फ 6 महीने ही यूज किया ना, हमने तो सिर्फ कितने महीने यूज किया, 6 महीने यूज किया ना, तो सर 6 महीने का कितना होगा, तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे 800 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 400 रुपए, आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 400 रुपए। मतलब कि इस साल एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना यूज में आया है, सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का, कितना यूज में आया है, सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का। देखिए एक बार वापस समझने की कोशिश करते हैं। सर 1/4/2014 को हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, 31/3/2015 को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। हमने ये जो एडवर्टीजमेंट करके रखा है वो कब किया हुआ है, तो 1/10/2014 को करके रखा हुआ है। मतलब कि सर ये जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है इस फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने यूज में आएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक। अब देखिए टोटल आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना है, ये जो 4000 है वो आपका टोटल एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, कितना है, 4000 रुपए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। सर ये 5 साल कहां पे देके रखा है, देखिए एडजस्टमेंट में आपको देके रखा है कि सर दिस एक्सपेंस इज टू बी रिटर्न ऑफ इन 5 years, मतलब ये जो 4000 का खर्चा है वो आपको कितने साल तक बाइफरकेट करना है, 5 साल के लिए बाइफरकेट करना है। तो ये 4000 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो जाएगा, 800 रुपए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फॉर 1 ईयर, मतलब एक साल का खर्चा कितना होगा, 800 रुपए का होगा। क्लियर, तो अगर एक साल का खर्चा 800 रुपए है तो 6 महीने का खर्चा कितना हो जाएगा, 400 रुपए होगा कि नहीं होगा। क्लियर, तो अब ये 400 रुपए आपको क्या करना है, राइट ऑफ करने, ये 400 रुपए आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना। अब कैसे, यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को जहां पे इफेक्ट हम लोग करेंगे वहां पे आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब सर हम लोग पहले ओपन कर लेंगे अपनी बैलेंस शीट को, हम लोग पहले कौन से क्या ओपन कर लेंगे, हमारी बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में आपको असेट साइड जाना है और असेट साइड जाके लिखना है, बैलेंस शीट में आपको असेट साइड जाना है, असेट साइड जाके लिखना है एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग 4000 रुपीज, माइनस यहां से माइनस कर देना है रिटर्न ऑफ 400 रुपीज। सर हमने अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था कि एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग का जो खर्चा है वो आपकी बैलेंस शीट में क्यों आने वाला है। क्लियर, रुकिए एक बार एडजस्टमेंट कर लो उसके बाद मैं आपको भी समझा देता हूं। तो सर यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा, 3600 रुपीज आ जाएगा, किसका, एडवर्टीजमेंट कंपनी का। क्लियर, अब ये जो 400 रुपए जो राइट ऑफ हुआ है, अब सारी की सारी रिटर्न ऑफ की अमाउंट आपकी कहां पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके मैं लिख दूंगा टू रिटर्न ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितना आ जाएगा, 400 रुपए। क्लियर, अब समझते हैं कि सर उसको असेट साइड में क्यों लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, विमल कंपनी ने अजय देवगन को 10 करोड़ रुपए एक साथ में पे कर दिया। विमल कंपनी ने जैसे ही अजय सर को साइन किया वैसे ही उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसमें विमल कंपनी जो है वो अजय सर को 10 करोड़ रुपए देने वाली है। कितना देने वाली है, 10 करोड़ रुपए, और दे भी दिए होंगे शायद तक। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, विमल कंपनी ने ये जो अजय सर को साइन करके रखा हुआ है वो कितने साल के लिए साइन करके रखा है, 10 साल के लिए साइन किया है ना। अब अगर 10 साल के लिए साइन किया हुआ है तो सर ये आपका एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ कि कैपिटल एक्सपेंस हुआ, कैसा एक्सपेंस हो जाएगा आपका, कैपिटल एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि इस साल के ज्यादा का एक्सपेंस है, एक साल से ज्यादा का एक्सपेंस है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंस होता है वो कौन सा एक्सपेंस होता है, आप लोगों के असेट्स के पीछे का एक्सपेंस होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है जो 5 साल तक चलने वाला है, कितने साल तक चलने वाला है, 5 साल तक चलने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इसको असेट्स में डाल दिया। क्या में डाल दिया, असेट्स में। अब हर एक साल हम लोग कुछ ना कुछ अमाउंट को क्या करते रहेंगे, वहां पे से माइनस करते रहेंगे। तो देखो इस साल हम लोगों ने 400 माइनस की, नेक्स्ट ईयर कुछ और अमाउंट माइनस करेंगे।
आई बात समझ में? क्लियर? तो हर साल हम लोग इसको क्या करते रहेंगे, रिटर्न ऑफ करते रहे। क्लियर? आई होप सो कि आप लोगों को ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो समझ में आई होगी, आई मीन सॉरी थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो समझ में आई होगी। समझ में आई बात? अब चलो आगे बढ़ते हैं सर, एडजस्टमेंट नंबर 4। सर एडजस्टमेंट नंबर 4 वैसे तो ट्रिकी नहीं कह सकता मैं, बट थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अब सर थोड़ा सा दिमाग तो फाइनल अकाउंट है सर, अगर इसमें नहीं लगाएंगे तो और कहां पे लगाएंगे, सबसे लेंथी चैप्टर है आप लोगों के अकाउंट्स का। क्लियर? अब चलो बढ़ते आगे। व्हीकल ऑफ रुपीज 20,000, सॉरी व्हीकल ऑफ रुपीज 20,000 वर परचेज ऑन 1/4/2009। मतलब सर ये जो व्हीकल है वो कब परचेस करके रखी हुई है, 1/4/2009 में। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द व्हीकल इज रुपीज 4,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। सर ये सम अगर डेप्रिसिएशन का होता ना, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पूछा गया होता ना, तो आप लोग यू सॉल्व कर देते। कैसे सॉल्व कर देते? यू सॉल्व कर देते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला क्या है। चलो एक बार वापस हम लोग देख लेते हैं इसको, हमारे पास तो वर्किंग नोट है सर, हम लोग तो वर्किंग में ही सब कुछ करने वाले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्किंग नोट 3 एंड दिस इज अबाउट द व्हीकल, दिस इज अबाउट द व्हीकल। अब सर व्हीकल में क्या लिखा हुआ है, वेट 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 वेट, चलेगा। व्हीकल में क्या लिखा हुआ है सर, आप लोगों को व्हीकल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। व्हीकल का क्या कैलकुलेट करना है आपको, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब सर ये जो व्हीकल है वो परचेस कब हुआ है, तो 1/4/2009 में परचेस हुआ है। कब परचेस हुआ है, 1/4/2009 में, जिसकी वैल्यू थी तकरीबन 20,000 रुपए की। जिसकी वैल्यू कितनी थी, 20,000 रुपए की। अब सर स्क्रैप वैल्यू जो है, स्क्रैप वैल्यू वो आपको कितनी देके रखी हुई है, तो सर स्क्रैप वैल्यू आपको देके रखी है 4,000 एंड यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ जो है वो कितनी देके रखी हुई है आप लोगों को, तो सर यूजफुल लाइफ जो है वो आपको देके रखी है 10 ईयर्स की। कितनी देके रखी है, 10 ईयर्स की। तो सर सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। यही फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हो ना डेप्रिसिएशन में। तो चलो कॉस्ट वैल्यू कितनी है हमारी, तो सर 20,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर आपकी, तो सर 4,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, तो 10। तो सर अब यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, तो सर 1,600 रुपीज आएगा। निकाल लो 20,000 माइनस 4,000 कितना होगा, 16,000। 16,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 1,600 रुपीज। दैट मीन्स कि आपके ये जो व्हीकल है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1,600 रुपीज लगेगा। और इवन उन लोगों ने बोल के रखा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन विल बी सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हर साल आपका डेप्रिसिएशन कैसा रहेगा, सेम ही रहने वाला है। आई बात समझ में? तो चलो अब हम लोग जाते हैं पहले तो बैलेंस शीट में। अब हम लोग जाएंगे पहले बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कहाँ, बैलेंस शीट यहाँ। सर बैलेंस शीट में हम लोग गए, बैलेंस शीट में जाके हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब व्हीकल आप लोगों के फिक्स एसेट्स है ना, तो व्हीकल हम लोग जाके ऊपर लिखेंगे यहाँ पे व्हीकल्स। सर व्हीकल्स की वैल्यू आप लोगों को कितनी देके रखी है, तो व्हीकल्स की वैल्यू आप लोगों को देके रखी है, व्हीकल 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 ये रहा 8,000 रुपीज आपको देके रखी है। कितने हजार देके रखी है, 8,000 रुपीज माइनस डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन, तो सर 1,600 रुपए। अब इसको माइनस करके जो भी आउटर वैल्यू आएगी शायद तक आएगी 7,400 रुपए, तो हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, तो सर डेप्रिसिएशन है व्हीकल का, तो इसको हम लोग कहाँ पे लिख देंगे आप लोगों के पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। तो डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,600 रुपए। आई होप सो कि आप लोगों को ये एडजस्टमेंट भी समझ में आई होगी। सर पप्पू एडजस्टमेंट, ऐसे एडजस्टमेंट को हम लोग चॉकलेट एडजस्टमेंट कहते हैं, मतलब एकदम मजा आ जाने वाले एडजस्टमेंट। अब सर उसके बाद है नेक्स्ट परचेज ऑफ फर्नीचर। अब ये थोड़ा सा वापस ट्रिकी टाइप हो जाएगा। परचेज ऑफ फर्नीचर ₹2,000 इज रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। अब सर जहां तक मुझे पता है, अगर मैं फर्नीचर को परचेस करूंगा, अगर मैं फर्नीचर को परचेस करूंगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगर कैश में परचेस किया होगा तो कैश अकाउंट, बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ होगा तो बैंक अकाउंट, और अगर पेमेंट नहीं हुआ होगा तो वेंडर्स अकाउंट आ जाएगा सर। बट द थिंग इज दैट परचेस तो कभी भी नहीं आएगा, परचेस तो कभी भी नहीं आएगा। तो इन लोगों ने गलती क्या कर दी कि आप लोगों ने 2,000 रुपए का फर्नीचर परचेस करके रखा हुआ था और उसको गलती से आप लोगों ने कहां पे डाल दिया, फर्नीचर परचेस अकाउंट में डाल दिया। कहां में डाल दिया है, परचेस अकाउंट में डाल दिया है। अब सिंपल सी बात है सर, ये है आपका परचेस, ये है आपका फर्नीचर। 2,000 रुपए से ऐड होना चाहिए था फर्नीचर, बट गलती क्या हो गई, ऐड क्या हो गया, परचेज ऐड हो गया। तो अब इसको हम लोगों को नीचे लाना पड़ेगा ना,
फर्नीचर क्या बोलेगा, मुझे ऊपर जाना था, साले तू कैसे ऊपर चला गया। तो ये फर्नीचर जो है वो परचेस को पकड़ के सीधा नीचे टपकेगा, सीधा नीचे लेके आएगा और खुद ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स कि हमें परचेस में से क्या करना है, माइनस करना है, और फर्नीचर में क्या करना है, ऐड करना है। सिंपल सी बात है ना सर, जहां पे गलती हो गई है वहां से निकालो और जहां पे सही करना है वहां पे प्लस कर दो, सीधी बात, नो बकवास। तो हम लोग परचेज में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। परचेज में से हम लोग इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ढूंढो यहाँ पे परचेज की वैल्यू कितनी देके रखी है, तो यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे टू परचेज। परचेज की वैल्यू कितनी देके रखी है आप लोगों को, तो सर परचेज की वैल्यू जो है वो आपको देके रखी है 70,000 रुपीज। परचेज की वैल्यू कितनी देके रखी है, 70,000 रुपीज। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे wrongly recorded 2000, यहां से माइनस कर देंगे। अब इस 2000 को हम लोग प्लस कहां पे करेंगे, तो सर इस 2000 को हम लोग प्लस करेंगे आप लोगों के फर्नीचर अकाउंट में। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे फर्नीचर। अब देखो फर्नीचर की वैल्यू आपको कितनी देख रखी है, फर्नीचर 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 कहां पे, यहाँ पे। फर्नीचर की वैल्यू आपको देके रखी है 6,000 रुपए प्लस अनरिकॉर्डेड 2,000 रुपए हो जाएगा। तो टोटल आपका फर्नीचर कितने का हो गया, तो सर टोटल आपका फर्नीचर हो गया 8,000 रुपए का। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1/10/2014 एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर इज 20%। आ गया ना अब मजा इस एडजस्टमेंट में। ये वाली एडजस्टमेंट कुछ एडजस्टमेंट होती है। देखो क्या लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जो फर्नीचर परचेज किया है ना, वो कब परचेज करके रखा हुआ है, तो सर 1/10/2014 को परचेज करके रखा है। तो देखो यहाँ पे वापस वर्किंग नोट, अब यहाँ पे कौन सी होगी, 4, वर्किंग नोट नंबर 4, और ये किसकी है, तो सर है ये फर्नीचर की। अब देखो फर्नीचर पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब टोटल आपका फर्नीचर कितने का है, 8,000 रुपए का। अब इसमें से हम लोग इस फर्नीचर के दो पार्ट कर देंगे। एक फर्नीचर ऐसा है जिसकी वैल्यू है 6,000, और एक फर्नीचर ऐसा है जिसकी वैल्यू कौन सी है, 2,000 रुपए। अच्छा सर ये 2,000 वाला फर्नीचर कहां से लेके आए सर, तो देखिए एडजस्टमेंट नंबर आपको 5 में देके रखा है कि आपने 2,000 का फर्नीचर कहां पे डाल दिया था गलती से, परचेस में, जो कहां पे होना चाहिए था, फर्नीचर में। समझ में आई बात, क्लियर। तो ये सर 2,000 उसके हैं और ये 6,000 तो आपको ट्रायल बैलेंस में देके ही रखा था। अब मुझे एक बात बताइए, ये फर्नीचर आपने कब परचेस किया है, तो 1/10/2014 को। सर हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो कंप्लीट कब होगा, तो 31/3/2015 को। सर कितना टाइम हो गया, तो 6 महीने हो गए। कितना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए। तो सर इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा इनटू 10%, 10% ही कहा है ना, नहीं 20% का है, सॉरी, इनटू 20% इनटू 6/12, 6/12। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 200 रुपए का। किसका, सिर्फ इसका डेप्रिसिएशन, इसको तो थोड़ी ना कोई फर्क पड़ने वाला है, ये तो सीधा 20% लगाएगा। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1,200 रुपए। मुझे बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा। तो दो टाइप के फर्नीचर थे, एक फर्नीचर था 6,000 का, एक था 2,000 का, दोनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितने का हो गया, 1,400 रुपीज का। कितने का डेप्रिसिएशन हो गया आपके, 1,400 रुपीज का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। चलो वापस एक बार देखते हैं। सर टोटल हमारे पास फर्नीचर 8,000 रुपए का था। अब ये 8,000 आए कहां से, तो 6,000 आपको ट्रायल बैलेंस में देके रखे थे और ये 2,000 आपने गलती से परचेज में लिख दिए थे, जिसको हम लोगों ने एड बैक कहां पे कर दिया, आपके फर्नीचर अकाउंट में ऐड कर दिया। अब सर ये उसकी बेसिक सी कैलकुलेशन है अबाउट द डेप्रिसिएशन कि सर 6,000 पे आपको 20% सीधा डेप्रिसिएशन लगाना है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1,200 रुपए, और 2,000 पे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 200 रुपए। तो सर 1,200 प्लस 200 टोटल आपका डेप्रिसिएशन कितने का हो जाएगा, 1,400 रुपीज का। कितने का हो जाएगा, 1,400 रुपीज का। तो चलो अब इस डेप्रिसिएशन की हम लोग इफेक्ट कर लेते हैं आपके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कहां है, बैलेंस शीट कहां है, बैलेंस शीट यहाँ पे। अब सर बैलेंस शीट में यहां पे जाके मैं लिख दूंगा माइनस डेप्रिसिएशन, जिसकी वैल्यू कितनी है, तो सर 1,400 रुपीज, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1,400। अब इसको माइनस करके बाहर लिख दे तो कितना आ जाएगा, 6,600 रुपीज आएगा। क्लियर। अब सर इसकी सेकंड इफेक्ट हम लोग कहां पे जाके लिख देंगे, तो सर सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर का है, यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। कितना है वैल्यू, 1,400 रुपीज। आई बात सबको समझ में, इजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब उसके बाद है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%. एडिशनल कैपिटल ऑफ 8,000 was brought into a business on 1/10/2014. वापस ये एडजस्टमेंट आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है. देखो सर, अगर आपको ऐसी कुछ एडिशनल कैपिटल और एडिशनल फर्नीचर ऐसा कुछ देके रखा होता है और अगर वो एडजस्टमेंट में देके रखा है, दैट मीन्स कि जो आपको ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी होगी ना, उसमें वो चीज ऑलरेडी एडेड है. ऑलरेडी क्या है? एडेड है. आपको वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं, जो आपको ऑलरेडी कैपिटल देके रखा है उसमें प्लस 8,000 और करके आएंगे. 8,000 और करके आएंगे, तो यहाँ पे गलती क्या हो जाएगी? 8,000 आपके ज्यादा दिखेगी, जबकि 8,000 दिखने नहीं चाहिए थे. क्यों? क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन देके रखी होती है वो ऑलरेडी आपके ट्रायल बैलेंस में ऐड हो चुकी होती है. क्या होता है? ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में ऐड हो चुकी होती है. समझ में आई बात? क्लियर? तो चलो इस एडजस्टमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं. इस एडजस्टमेंट को हम लोग वापस वही बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे. जैसे कि आप लोगों ने फर्नीचर को सॉल्व किया, वैसे हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? आईओसी को सॉल्व करेंगे. कैसे सर? चलो देख लेते हैं. तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 5 आईओसी. अच्छा सर, आईओसी बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब सर आपका कैपिटल कितना है? आपका कैपिटल कितना है? तो कैपिटल है आपका 1,08,000 रुपए का. कैपिटल आपका कितना है? 1,08,000 रुपए का. अब सर ज्यादातर लोग क्या करेंगे इसमें और करेंगे प्लस 8,000 और टोटल कैपिटल बना देंगे 1,16,000. क्या सर हमें ऐसा करना है क्या? अगर ऐसा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सर 8,000 का कैपिटल इसमें एडेड है. वापस ऐड करने की हमें जरूरत नहीं है. तो इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे? तो आइए चलो देखते हैं. सर ये 1,08,000 के दो पार्ट कर देंगे. 1,00,000 रुपए का और यहाँ पे ये 8 लाख, मतलब 8,000 रुपए का. तो देखो 1,00,000 और 8,000 दोनों हो गए 1,08,000. अब मुझे एक बात बताओ, ये 8,000 का कैपिटल आपने बिजनेस में कब इंट्रोड्यूस किया है? तो 1/10/2014 को. कब इंट्रोड्यूस करके रखा है? तो सर 1/10/2014 को आपने इंट्रोड्यूस करके रखा है. मुझे बताओ आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? तो सर फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31/3/2015 को. फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31/3/2015 को. कितने महीने आपने पैसे को यूज किया है? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने. कितने महीने पैसे को यूज किया है? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने. तो मुझे एक बात बताइए, अगर 6 ही महीने आपने पैसों को यूज करके रखा है तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट आएगा ना. 6 महीने अगर आपने पैसों को यूज करके रखा है तो इंटरेस्ट भी तो सिर्फ 6 महीने का ही आना चाहिए ना. तो चलो 6 महीने का इंटरेस्ट लगा लेते हैं. तो सर यहाँ पे 8,000 इंटू कितना कहा है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कहा है? 6% का है. तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12. तो चलो एक बार कैलसी उठा लूँ मैं. तो सर 8,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो इसकी अमाउंट कितनी आ रही है? 240 रुपये. इसकी अमाउंट कितनी आ रही है? 240 रुपये. अब सर इसके ऊपर तो पूरा का पूरा 6% लगेगा, क्योंकि इसके बारे में तो हमें कुछ कहा ही नहीं था. तो हम लोग ऐसा ही मान के चलेंगे कि इसको पूरे के पूरे साल हम लोगों ने यूज करके रखा है. तो सर ये 1,00,000 पे 6% तो कितना होगा आपका? 6,000 रुपये. अब सर ये 6,000 और 240 कितना हो जाएगा? 6,214. तो ये सर आपका हो गया आईओसी. ये क्या आपका हो गया? आईओसी. अब वापस एक बार समझते हैं. सर 8,000 रुपए का कैपिटल जो है वो आप लोग बिजनेस में लेके आए हो 1/4/2014 को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना है 6%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना प्रोवाइड करना है? 6%. अब सर सिंपल सी बात है कि 8,000 का कैपिटल आप लोग इस डेट पे लेके आए हो. कौन सी डेट पे? 1/4/2014 को लेके आए हो. तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होने वाला है? 31/3/2015 को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है. 31/3/2015 को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है. दैट मीन्स कि आप 6 महीने इस फाइनेंशियल ईयर में ये कैपिटल को यूज किए हो, ऐसा माना जाएगा. क्लियर? तो सर 6 महीने का अगर मैं इंटरेस्ट निकालने जाऊं तो कितना इंटरेस्ट हो रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ 240 रुपए. कितना इंटरेस्ट हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 240 रुपए. अब ये 1,00,000 जो है वो तो पहले से ही हमारे पास था ना, तो इस 1,00,000 का 6% तो कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा. अब 6,000 प्लस 240 तो टोटल आपका आईओसी कितना हो गया? 6,240. कितना हो गया? 6,240 रुपीज. अब सर आईओसी की इफेक्ट हमें सबको पता है. आईओसी की इफेक्ट हमें सबको पता है. कहां पे आएगा? तो सर आईओसी आएगा पहले तो आप लोगों के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. तो यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ आईओसी 6,240 रुपीज. अब सर एक और इसकी इफेक्ट आएगी, और ये इफेक्ट कहां पे आएगी? तो आपके कैपिटल में. तो देखो कैपिटल में मैं कैसे लिख रहा हूँ ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा.
1 लाख रुपए का कैपिटल पहले से है, प्लस आपने एडिशन करके रखा है, सर एडिशन कितने का करके रखा है, 6,000 रुपए का, प्लस आपका आईओसी कितने का है, अच्छा 6,000 नहीं है सॉरी 8,000, आपका आईओसी जो है वो कितने का है, तो सर 6,240 का है। क्लियर। अब कुछ ड्राइंग्स वाइंग्स होगा तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए तो सिर्फ हम लोग इतना ही देखेंगे। आई होप सो कि आपको ये एडजस्टमेंट भी समझ में आई होगी। अब सर लास्ट एडजस्टमेंट पे पहुंच जाते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट क्या 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 रखा है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग at 10% and the rate of depreciation on the machinery is 20%। अब सर यहाँ पे देखो आप लोगों को बिल्डिंग देके रखी हुई है, अच्छा बिल्डिंग के नीचे एक और बिल्डिंग देके रखी है, दैट मीन्स के एडिशन ऑफ बिल्डिंग है। अब सर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट देना है, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो और इसको पकड़ के मुझे थोड़ा सा ना नीचे लाना पड़ेगा। ओई होई होई होई, ये गलती हो गई ना मुझसे, नहीं करना था ये। हाँ चलो हो गया। अच्छा चल भाई तू अंदर चला जा। पहले हम लोग इसको ये पकड़ेंगे और इसको कहेंगे भाई तू थोड़ा नीचे आ जा, तेरी ऊपर ज़रूरत नहीं है। चलो ये तो नीचे आ गया बट कुछ जीरो रह गए, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा, जिंदगी है जनाब। यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे एक और जीरो, यहाँ पे एक और जीरो। क्लियर। अब सर पहले हम लोग जाके यहाँ पे लिख देंगे बिल्डिंग। अब मुझे एक बात बताइए, बिल्डिंग की आपको वैल्यू कितनी देके रखी है, तो सर बिल्डिंग की वैल्यू आपको देके रखी है 40,000 रुपए। कितनी देके रखी है, 40,000। अब सर यहाँ पे देखिएगा आपको ट्रायल बैलेंस में लिख के रखा हुआ है एडिशनल ऑफ बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे अब आपको इस बिल्डिंग को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लस एडिशन, एडिशन 10,000 रुपए। एडिशन कितने का आएगा, 10,000 रुपए का आएगा। क्लियर। तो टोटल आपकी बिल्डिंग कितने की हो गई अब, तो सर टोटल आपकी बिल्डिंग हो गई 50,000 रुपए की। टोटल आपकी बिल्डिंग का कितने की हो गई, 50,000 रुपए की। अब सर इसके ऊपर आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। इसके ऊपर आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। अब ध्यान रखना है जो एडिशन हुआ है वो कब हुआ है, डेट के अकॉर्डिंगली हम लोगों को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपने वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट बहुत ही अच्छी तरीके से सर हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर करें, और मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रिपेयर करते रहना, ताकि आप लोगों को भी ये सारी चीजें जब एग्जाम पे आप लोग बैठो तब ये सारी चीजें अगर आपके सामने होगी तो आपको समझ में आएगा। अब वर्किंग नोट नंबर 6, और ये किसके बारे में, तो डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन के बारे में। अब सर टोटल आपके पास बिल्डिंग जो है वो कितने की है, 50,000 रुपए की। अभी 40,000 प्लस 10,000 50,000। अब इसको हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट कर देंगे। पहला पार्ट आपका आएगा 40,000 रुपए का, दूसरा पार्ट आपका आएगा 10,000 रुपए का। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10,000 की जो बिल्डिंग है वो आपने कौन सी डेट को खरीदी है, तो सर 31/12/2014 को। कब खरीद के रखी है, 31/12/2014 को। मुझे एक बात बताइए आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होने वाला है, तो 31/3/2015 को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। कितने महीने आपने इस बिल्डिंग को यूज किया है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स। कितने मंथ यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स यूज किया है। आई बात समझ में। अब सर इसका डेप्रिसिएशन कितना परसेंट हम लोगों को कहा है, तो सर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हमें 10% का है, तो यहाँ पे 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12 तो कितना होगा, तो 1/4 2,000 250 रुपये हो जाएगा। एक बार देख ही लेते। 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, हाँ 250 रुपये। अब सर ये वाली जो बिल्डिंग है वो तो पहले से ही हमारे पास है, तो इसके ऊपर तो सीधा ही 10% लगेगा, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा आपका 4,000 का डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना है, तो 4,250 रुपए का। टोटल आपका डेप्रिसिएशन कितना है, 4,250 रुपए का। आई होप सो। एक बार स्ट्रक्चर देखे किस तरीके से मैंने समझाया आपको। 50,000 का आपका टोटल बिल्डिंग है, 50,000 का आपका क्या है, टोटल बिल्डिंग है। उसमें से 40,000 की बिल्डिंग पहले से ही आपके पास थी, और ये जो 10,000 की बिल्डिंग है वो जस्ट अभी अभी आपने परचेज की। अभी अभी बोले तो सर 31/12/2014 को परचेज की। और मुझे एक बात बताइए आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होने वाला है, तो 31 मतलब 31/3/2015 को खत्म होने वाला है। कितने महीने आपने इस बिल्डिंग को यूज किया है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही महीने। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा, जितना यूज किया उतना डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है आपका,
250 रुपीज, और इसका पूरे के पूरे साल का कितना आया 4000। तो मुझे बताइए टोटल आपका डेप्रिसिएशन कितने का हो गया 4250 रुपए का। कितने का हो गया 4250 रुपए का। अब डेप्रिसिएशन तो हम सबको पता है कि इसकी इफेक्ट क्या है, तो बिल्डिंग में से हम लोग इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब बिल्डिंग कहाँ है, बिल्डिंग यहाँ है। देखो बिल्डिंग में से हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या थी तो सर 4250 रुपए। कितनी अमाउंट थी 4250 रुपए। अब माइनस करके वैल्यू हम लोग बाहर लिख ही देते हैं, तो 50,000 माइनस 4250, तो वैल्यू कितनी आएगी 45750। वैल्यू कितनी आएगी 45750। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे हम लोग डालेंगे, तो सर सेकंड इफेक्ट हम लोग डालेंगे इसकी पीएनएल अकाउंट में। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4250। कितना लिख देंगे 4250। आई होप सो कि आपको ये एडजस्टमेंट भी समझ में आई होगी। अब सर खत्म तो नहीं हुई है ना ये एडजस्टमेंट, और भी बाकी है। देखो क्या लिखा है, अब मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है जो कितना है 20%। तो मशीनरी की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है, मशीनरी देखो ऑफिस 20,000 रुपीज आपको देके रखी है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे वापस असेट्स में जाएंगे और लिखेंगे मशीनरी, और उस मशीनरी की वैल्यू कितनी आएगी 20,000। उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 20%, दैट मीन्स 4,000, और आउटर वैल्यू में कितना आ जाएगा 16,000 रुपए। आउटर वैल्यू में कितना आ जाएगा 16,000 रुपए। अब सर इसके बारे में कुछ हम लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देके रखी थी, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट किया। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती तो उसके अकॉर्डिंगली करते। क्लियर। अब इसकी डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट आपकी कहां पे आ जाएगी, तो सर डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट जो है वो आप लोगों की पीएनएल अकाउंट में आएगी टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000 रुपीज। 20% है ना, कितना लिखा हम लोगों ने आगे, हाँ 4,000, 20%, हाँ 20%। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे 4,000 रुपीज। आई बात समझ में। तो सर कुल मिला के अब आपकी सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है, जो आपको पीछे डायरेक्ट एडजस्टमेंट देके रखी थी वो होती है समाप्त। अब अगर कोई हिडन एडजस्टमेंट होगी तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज जो भी ट्रायल बैलेंस है उसको हम लोग कैरी ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो सर ट्रायल बैलेंस को अगर हम लोग ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो पहले आपको देके रखा है कैपिटल। अब पहली बात तो है कि मैं अपने ये जो मार्कर है उसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस की और कौन सी इफेक्ट आप लोगों के एडजस्टमेंट की। अब सर उसके बाद आपको देके रखा है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी है, तो सर 4,800 की ड्राइंग्स की अमाउंट है। तो यहां से हम लोग कैपिटल में से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। तो यहाँ पे हम लोग लेस ड्राइंग्स, हम लोग हर रोज नया नया कलर रखेंगे ताकि आप लोगों को भी थोड़ा एंटरटेन लगे। 4,800 इसको हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद आपको क्या देके रखा है ओपनिंग स्टॉक। तो सर ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है, तो सर ओपनिंग स्टॉक आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे टॉप में जाके लिख देंगे हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक, और उस ओपनिंग स्टॉक की आपको वैल्यू कितनी देके रखी है, तो सर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपको देके रखी है 8,000 रुपए की। अब उसके बाद क्या देके रखा है, उसके बाद देके रखा है परचेस, तो ऑलरेडी लिख दिया, सेल्स ऑलरेडी लिख दिया। उसके बाद है गुड्स रिटर्न, अब इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो सर जो 6,000 रुपए की अमाउंट है वो है सेल्स रिटर्न, और जो 10,000 की अमाउंट है वो कौन सी है आपकी परचेस रिटर्न। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे परचेस रिटर्न। अब परचेस रिटर्न की अमाउंट कितनी है आपकी 10,000 रुपए, और यहां से हम लोग माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की आपको अमाउंट कितनी देके रखी है, तो सर 6,000 रुपए, माइनस कर दिया इसी से। अब उसके बाद है सैलरी। अब सर सैलरी हम लोग किसको देते हैं, तो सर सैलरी हम लोग देते हैं स्टाफ वालों को। तो स्टाफ का जो खर्चा है वो आपका आता है ऑफिस अकाउंट में। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे सैलरी। अब सर सैलरी की अमाउंट कितनी है आपकी, तो सर सैलरी की अमाउंट है आपकी 30,000 रुपीज। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे 30,000। उसके बाद है ऑडिट फीस। अच्छा सर आपको ऑडिट का मतलब समझ में आता है, सर ऑडिट का मतलब होता है कि जितने भी आपने आपके जो अकाउंट्स है, ये जो आप अकाउंट्स बना रहे हो उसको सीए आके चेक करता है। सीए मतलब कौन होता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो आके चेक करता है, और चेक करने के बाद अपना फाइनेंशियल मतलब स्टेटमेंट दे देता है कि भाई आपकी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो अगर आएगा तो मुफ्त में थोड़ी ना आएगा, कुछ ना कुछ पैसे तो लेगा है ना। तो सर उसकी फीस लगती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिट फीस। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे ऑडिट फीस। अब सर ये ऑडिट फीस आपकी कितनी है,
तो ऑडिट फीस है 5,000 रुपए। अब उसके बाद आपको क्या देके रखा है, रेंट टैक्सेस इंश्योरेंस, तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे टू रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस सॉरी, जिसकी वैल्यू कितनी देके रखी है, जैसे 4,800 रुपए। उसके बाद क्या देके रखा है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, तो यहां पे टू स्टेशनरी। अब सर ये स्टेशनरी की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है, स्टेशनरी की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है, तो सर स्टेशनरी की वैल्यू आपको देके रखी है 1,200 रुपए। अब उसके बाद अनपेड सैलरी, अब यहां पे वापस गलती होगी। अनपेड सैलरी का मतलब क्या होता है, अनपेड सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। अनपेड सैलरी का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, सर आउटस्टैंडिंग सैलरी की दो इफेक्ट नहीं होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी की दो इफेक्ट नहीं होती, एक तो हम लोग सैलरी में जाके प्लस कर देंगे और एक लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, दो इफेक्ट होगी ना। बट सर वो दो इफेक्ट कब होगी, कि जब आपको वो एडजस्टमेंट में देके रखा हो। यहाँ पे सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली देके रखा है। तो अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में देके रखी है तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि अनपेड सैलरी है। अब मुझे एक बात बताओ, सैलरी पे करनी बाकी है तो आपके लिए क्या होगी, असेट्स की लायबिलिटी। सोचो क्या होगी, आपके लिए लायबिलिटी होगी, क्या होगी आपके लिए लायबिलिटी। तो आपको सीधा जाके लायबिलिटी में क्या लिख देना है, लायबिलिटी में जाके क्या लिख देना है, टू, अच्छा लायबिलिटी में तो थोड़ी ना टू आएगा, टू अनपेड सैलरी। अब सर ये अनपेड सैलरी की वैल्यू आपको क्या देके रखी है, तो सर अनपेड सैलरी की सैलरी आपको अमाउंट जो वो देके रखी है 2,500 रुपीज। कितना देके रखा है, 2,500 रुपीज। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब अगेन वापस वही का वही आ गया, पहले अनपेड सैलरी था, दैट मींस कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, अब प्रीपेड एक्सपेंस है, तो उस प्रीपेड एक्सपेंस की इफेक्ट कहां पे आएगी, आपके असेट साइड में। प्रीपेड एक्सपेंस की इफेक्ट कहां पे आएगी, आपके असेट साइड में। तो यहाँ पे असेट साइड में जाके मैं लिख देता हूं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब सर इस इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट कितनी है, तो सर 400 रुपए की। कितने की है, 400 रुपए की। उसके बाद है कैरियज इनवर्ड। अब कैरियज इनवर्ड तो आपका ये फैक्ट्री का खर्चा हो गया, किसका खर्चा हो गया, फैक्ट्री का खर्चा। तो ये फैक्ट्री का खर्चा कहां पे आएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे टू कैरियज इनवर्ड। और इस कैरियज इनवर्ड की वैल्यू क्या देके रखी है आपको, तो सर 900 रुपीज, 900 रुपए। अब उसके बाद क्या है, तो सर उसके बाद है कमीशन। तो कमीशन की अमाउंट देखिएगा सर, कमीशन की अमाउंट आपको क्रेडिट में देके रखी है, दैट मींस कि आपकी क्या है, इनकम है। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे बाय कमीशन, और ये कमीशन की अमाउंट कितनी आएगी आपकी, तो सर 800 रुपए। कितनी है, 800 रुपए। उसके बाद आपको देके रखा है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जहां तक मुझे पता है डेटर्स की वैल्यू तो हम लोगों ने लिख दी है, अब क्रेडिटर्स लिखा है कि नहीं लिखा है एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये डेटर्स आप लोगों ने लिख दिया, इसकी देखो आउटर वैल्यू हमें लिखनी बाकी है, इसकी आउटर वैल्यू हम लोग बाद में लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हम लोगों ने नहीं लिखा, तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर्स की आपको वैल्यू कितनी देके रखी है, तो सर 14,000 रुपीज। कितनी देके रखी है, 14,000 रुपीज। उसके बाद है बिल्डिंग डन, एडिशन इन बिल्डिंग डन, व्हीकल्स डन, मशीनरी भी डन हो गया। अब सर बिल्स, तो बिल्स पहले ही मैंने बता दिया है कि अगर डेबिट का होगा तो डेबिट में, क्रेडिट का होगा तो क्रेडिट में। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे बिल्स, और यहाँ पे भी जाके हम लोग लिख देंगे बिल्स। अब देखिए बिल्स की आपको अमाउंट कितनी देके रखी है, तो सर डेबिट साइड में देके रखी है 5,000, तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा 5,000। क्रेडिट साइड की अमाउंट आपको देके रखी है 6,000, तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा 6,000। एस मच, मतलब काफी सिंपल है ना ये तो, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद आपको देके रखा है डिविडेंड। तो सर ये डिविडेंड हमारे लिए क्या है, तो डिविडेंड हमारे लिए है इनकम। डिविडेंड हमारे लिए क्या है, इनकम। अब सर क्यों इनकम, डिविडेंड तो पे भी तो किया जाता है ना, बट सर हमारा ये जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, और जो डिविडेंड है वो पे करती है कंपनी। तो सिंपल सी बात है, सोल प्रोप्राइटर जो है वो डिविडेंड पे तो करेगा ही नहीं ना, तो ये ऑलवेज क्या करेगा, डिविडेंड को रिसीव करेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड होता क्या है, तो सर जब कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर के बीच में बांटती है, तो वो जो बांटती है ना, उस अमाउंट को कहते हैं डिविडेंड।
क्या कहते हैं, डिविडेंड। और ज्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को ओसी के चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया गया है। ओसी और बी आप लोग जो कहोगे वो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर का नाम है, वहां पे और अच्छी तरीके से ये डिविडेंड का मतलब आपको समझाया गया है। अब हमें यहाँ पे ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, हम लोग सीधा यहाँ पे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख देंगे डिविडेंड। अब इस डिविडेंड की वैल्यू कितनी देके रखी है, तो 1000 रुपए। अब उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन राम रहीम शेयर्स कंपनी, मतलब कंपनी शेयर। अब सिंपल सी बात है, डिविडेंड मिला तो कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी तो किया होगा ना, तो ये राम रहीम कंपनी में आप लोगों ने क्या करके रखा था, इन्वेस्टमेंट करके रखा था। अब सर मैं सीधा सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है। इन्वेस्टमेंट, आई होप सो कि आप लोग ये समझ पाओगे। इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट देके रखा है, तो 10,000 रुपए का। कितना इन्वेस्टमेंट देके रखा है, 10,000। मैंने राम रहीम कंपनी ने लिखा हुआ है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख के रखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हो गया। फर्नीचर अकाउंट हो गया। मेंटेनेंस एक्सपेंस, तो ये मेंटेनेंस एक्सपेंस आपका कहां पे आएगा, पीएनएल अकाउंट में। कहां पे आएगा आपका, पीएनएल अकाउंट में। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे टू मेंटेनेंस एक्सपेंस। अब इस मेंटेनेंस एक्सपेंस की वैल्यू आपको क्या देके रखी है, तो सर इस मेंटेनेंस एक्सपेंस की आपको वैल्यू देके रखी है 3,000 रुपए। उसके बाद है टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपको कितना देके रखा है, तो सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका 3,600। अब उसके बाद है बोनस, तो अगेन यहीं पे आएगा टू बोनस। अब सर ये बोनस की वैल्यू कितनी देके रखी है, तो सर 2,500 रुपए। उसके बाद है डिस्काउंट, उसके बाद क्या है, डिस्काउंट। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1,000 रुपए। अब उसके बाद देके रखा है बैड डेब रिजर्व। अब ये बैड डेब रिजर्व कहां पे आएगा, तो सर बैड डेब रिजर्व जो होगा वो आपके डेटर्स में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपके डेटर्स में से बैड डेब रिजर्व की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैंने ये जो यहाँ पे बिल्स लिखा है 5,000, उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे बिल्स 5,000 रुपए, और उसमें से यहां से इस वैल्यू को मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। अब यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे माइनस बैड डेब्ट रिजर्व, और वो भी कौन सा है, ट्रायल बैलेंस का। कितनी वैल्यू आपको देके रखी है, तो सर 1,500 रुपए आपको देके रखी है, क्योंकि हम लोगों ने रिजर्व मेंटेन करके रखा है ना, तो आपके डेटर्स में से तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो सर अब ये आपका जो सम है वो होता है एडजस्टमेंट वाइज और ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट वाइज कंप्लीट। अब सिर्फ एक ही पोर्शन बाकी रहा, और वो कौन सा है, इसके टोटल इनका। तो चलो वो भी कर ही लेते हैं। तो सर पहले हम लोग जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। अब सर ट्रेडिंग अकाउंट का अगर टोटलिंग जो है वो देखने जाए, तो पहले इसकी वैल्यू हम लोग आउटर मतलब बाहर लिख देते हैं। तो 1,30,000 प्लस 4,400 माइनस 6,000, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सो 1,28,400 रुपीज। कितनी आएगी, 1,28,400। वैसे इसकी भी वैल्यू बाहर लिख दे, तो 70,000 माइनस 2,000 माइनस 10,000, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 58,000 रुपीज। क्लियर। अब सिंपल सा है, प्लस एंड माइनस करना है। तो 1,28,400 प्लस 10,400, तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, तो सर इस साइड का टोटल आ रहा है कुछ 1,38,800 रुपीज। 1,38,800 रुपीज। अब इस साइड का अगर इतना है तो इस साइड का भी तो इतना ही आएगा ना। अब ये सब कुछ माइनस कर दे, तो माइनस 900 माइनस 58,000 माइनस 8,000, तो वैल्यू कितनी आ गई, 71,900 रुपीज। कितनी आ गई, 71,900 रुपीज। अब यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे जाके लिख देंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हम लोग कहां पे शिफ्ट करेंगे, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हम लोग शिफ्ट करेंगे आप लोगों के ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू कितनी है, तो 71,900। क्लियर। अब इसको प्लस कर देते, तो प्लस 800 और प्लस 1,000, तो वैल्यू कितनी आ गई, तो सर वैल्यू जो है
वो आपकी आ गई है 73,700 रुपीज। तो यहाँ पे भी जाके हम लोग लिख दे 73,700 रुपीज। अब इसमें से सब कुछ अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट है कि लॉस है वो तो एक बार देखना पड़ेगा। तो माइनस करते हैं 1,000 माइनस 2,500 माइनस 3,600 माइनस 3,000 माइनस 1,200 माइनस 4,800 माइनस 5,000 माइनस 30,000 माइनस 4,000 माइनस 4,250 माइनस 6,240 माइनस 1,400 माइनस 1,600 माइनस 400 और कुछ है क्या? नहीं। तो सर हमारा ये जो प्रॉफिट है वो कितने का आया? हमारा ये जो प्रॉफिट है वो कितने का आया? तो सर 4,710 रुपए का। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे? कैपिटल अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को जाके हम लोग कहाँ पे ऐड कर देंगे? तो इस प्रॉफिट को जाके हम लोग ऐड कर देंगे आप लोगों के कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल आपका कहाँ है? तो कैपिटल है सर यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे प्लस नेट प्रॉफिट जिसकी वैल्यू है 4,710। अब इसको प्लस कर ले तो प्लस 6,240 प्लस 8,000 प्लस 1,00,000। तो टोटल कितना हो गया? तो 1,18,950। अब उसमें से ये 4,800 को माइनस कर दो तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1,14,150 रुपीज। क्लियर? अब जो भी इस साइड का है उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। तो प्लस करके लिखेंगे प्लस 2,500 प्लस 14,000 प्लस 6,000। तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? और कुछ है भी नहीं। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 1,36,650 रुपीज। 1,36,650 रुपीज। अब सर इन सबको हम लोग माइनस करेंगे। अगर वैल्यू आ गई तो अच्छी बात है, नहीं वैल्यू आएगी तो हम लोग अपनी गलती को क्या करेंगे? ढूंढेंगे। अब सर उसके पहले हम लोग ये जो बैड डेट मतलब डेटर्स की जो अमाउंट है उसको साइड पे कर देते हैं। तो 29600 प्लस 4400 माइनस 1,500 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 32,500 रुपीज। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 32,500 रुपीज। अब सर इसमें से हम लोग सब कुछ माइनस कर देते हैं। तो माइनस 5,000 माइनस 3,600 माइनस 10,400 माइनस 400 माइनस 32,500 माइनस 10,000 माइनस माइनस 16,000 माइनस 45,750 माइनस 6,600 और माइनस 7,400। 1,000 का घपला आ गया। हो कहाँ पे आया है घपला? अच्छा इसको अगर माइनस करेंगे ना, ये हमारी देखा प्लस एंड माइनस में गलती हो गई। 8,000 में से 1,600 अगर माइनस करेंगे तो 6,400 रुपये आएगा। कितना आएगा? 6,400। एक बार वापस इसको प्लस करें तो 6,400 प्लस 6,600 प्लस 4,5,750 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 32,500 प्लस 400 रुपये प्लस 10,400 रुपये प्लस 3,600 रुपये प्लस 5,000। तो कितना आ गया? 1,36,650 रुपीज आ गया अपना बैलेंस शीट टैली। देखा सर एक छोटी सी गलती की वजह से हमें ये टेंशन हो जाता है कि हमारी बैलेंस शीट क्यों टैली नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती तो होती रहती है। क्लियर? तो इसी के साथ हम लोगों ने आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आप लोगों का कंप्लीट किया। आई होप सो कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई क्वेरी रहती है हमें कमेंट कीजिए, हम लोग उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 12।
सर ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो हम लोग आगे के लेक्चर में आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।